Hello everyone. Today's chapter 3 mindful eating a part to a healthy body. माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है ध्यानपूर्वक खाना। एक स्वस्थ शरीर के लिए क्या ध्यानपूर्वक खाया जाता है, कैसे खाया जाता है, कितना क्वांटिटी में खाया जाता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। कौन है हेल्दी, कौन है हेल्दी, कौन है हेल्दी। वन हु ईट फूड दैट इज़ होलसम, वो हेल्दी है जो खाना पूरा मतलब पूरा जीवन जो है वो खाना बहुत ज़्यादा खाना खाता है, वो हेल्दी है। या फिर इन मॉडरेट क्वांटिटीज़, जो कि मॉडरेट क्वांटिटी यानी ना ज़्यादा खाता है ना कम खाता है, वो हेल्दी है। एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न, टाइम एंड प्लेस, या फिर वो हेल्दी है जो कि सीज़न के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से। अब सीज़न के हिसाब से कैसे हेल्दी है कि जैसे हम गर्मियों के सीज़न में जूसी फ्रूट्स वगैरह, जूसी हम ऐसी सब्जियां खाते हैं जिनमें ज़्यादा पानी होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए ठंडक पहुंचाती हैं। तो इस तरह से सीज़न के अकॉर्डिंग जो खाना खाता है वो हेल्दी है। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। मधु एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। मधु और मिस्टी रोज स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, उस पर थॉट लगता है, उस पर थॉट पढ़ रही हैं। जो थॉट ऑफ द डे है, आज थॉट लिखने का दिन है, उसमें क्या विचार लिखा हुआ है उस पर वो पढ़ रही हैं। टुडेज थॉट अनन्य जतानी जीवंती, यानी ये एक कहावत है, संस्कृत की कहावत है। मेक्स दैम क्यूरियस, इस थॉट ने उनको थोड़ा सा उत्सुक बना दिया है। तो मिस्टी कहती है, मिस्टी टेल्स मधु दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। मिस्टी मधु से कहती है कि ये एक संस्कृत की कहावत है, इसका मतलब है फूड जो है, खाना जो है, वो लिविंग बींग्स को जीवन देता है। अब वो कैसे देता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब इस कहावत के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। लेट्स रिकॉर्ड, हम एक्टिविटी 3.1 में इसको रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हम रोज़ खाना खाते हैं। फूड इज़ असेंशियल कंपोनेंट, फूड हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी डेली लाइफ में, ऑफ आवर डेली लाइफ। अब लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। अब इसमें वो फूड आइटम आपको लिस्ट करने हैं जो आप पूरे रोज़ खाते हैं, एवरीडे आप खाते हैं। जैसे कि इसमें है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आगे देखिए, मंडे में आप क्या खाते हैं, जैसे अभी बताते हैं। मंडे में जैसे कि आपने खाया, मंडे में हमने खाया राइस और फिर चपाती, फिर हमने खाया दाल, और फिर इसी तरह से हम दही, कुछ भी हम डेली में जो खाते हैं, मंडे में हमने जो फूड आइटम खाया है उसके बारे में हम नॉलेज देंगे। पूरा फूड आइटम लिखना है आपने जो मंडे में आपने खाया है। फिर ट्यूसडे में जो खाया है उसका पूरा, वेडनेसडे में जो खाया है, वेडनेसडे में से थोड़ा सा अलग खाते हैं, कोई चावल खाता है, कोई कुछ और खाता है। ऐसे ही थर्सडे में, फ्राइडे में, पूरे वीक का हम आप इसमें पूरा नॉलेज देंगे। फिर इसमें ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट ऑब्जर्व कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम डाटा कलेक्टिंग इन टेबल 3.1। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो आपने डाटा 1 जो 3.1 में जो डेटा कलेक्ट किया है, टेबल 3.1 में जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या आप एक तरह का ही खाना खाते हैं इन एवरी मील, और डू यू योर चॉइस वेरी, या फिर तुम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। अब इस तरह की लिस्ट आपके फ्रेंड ने भी प्रिपेयर की होगी। अब इस लिस्ट को आप अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करेंगे। फाइंड द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। अब इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये जो फूड आपने खाया और आपके दोस्त ने खाया, उन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है। व्हाट डिड यू फाइंड, आपको क्या फाइंड हुआ, क्या मिला आपको। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। अब जो आपको मिला, जो आपको नॉलेज मिली, उसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यानी कि जो आपने खाया, ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त भी वही खाए। आपने दाल चावल खाए तो ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त भी दाल चावल ही खाए, वो रोटी खा सकता है, वो
सैलेड खा सकता है, कुछ भी अलग चीज़ हो सकती है। और डेली ऐसा नहीं है कि डेली एक ही सब्जी खा रहे हैं, डेली अलग अलग सब्जियां बन रही, कोई चने खाता है, कोई आलू की सब्जी खाता है, कोई दाल खाता है। तो इसीलिए आपका दोस्त भी अलग अलग खा सकता है। तो इसीलिए आपने क्या ऑब्जर्व किया वो एक दूसरे का रिकॉर्ड आपको नोटबुक में लिखना है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड। आप इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने और आपके दोस्त ने अलग अलग वैरायटी के टाइप के फूड खाए हैं। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री? आप ये सोचते हैं, ये आपको नहीं लगता कि अलग अलग तरह का ये विविध प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो फूड्स होते हैं वो अलग पूरी कंट्री में ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के फूड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ, हम यूपी में हैं, अगर यूपी में चावल खाए जाते हैं, रोटी खाई जाती है, और साउथ में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। इसीलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का फूड खाया जाता है। आगे चलते हैं। फूड इज़ डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्र में खाया जाने वाला अलग अलग तरह का फूड। लेट्स एक्सप्लोर, अब इस तरह से आगे बढ़ेंगे इसको। Find out the types of food traditionally consumed and the crop grown in various states of India। अब फाइंड करना है जो फूड ट्रेडिशनली यानी परंपरागत तरीके से खाया जाता है या परंपरागत तरीके से उसकी क्रॉप्स अलग अलग स्टेट में इंडिया के में उगाई जाती है। यू मे रेफर्स टू बुक इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी लाइब्रेरी में, बुक से, या इंटरनेट पे भी आजकल अवेलेबल है, या तुम अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो जो अलग अलग स्टेट के हैं कि उनके स्टेट में कौन सा फूड ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा फूड ज़्यादा खाया जाता है, कौन सा फूड ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इस तरह के आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं, अपने नेबर्स से पूछ सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर आगे इसको कलेक्ट करेंगे। इन टेबल 3.2 add more state and fill the collected data to a few example are already given। अब 3.2 में ये स्टेट्स हैं और उनमें जो अलग अलग तरह के फूड खाए जाते हैं उनके कुछ डाटा कलेक्ट किए गए हैं, उनको लिस्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि नंबर 1 पर है पंजाब। अब पंजाब में लोकली ग्रो क्रॉप्स, वहाँ पर ज़्यादातर उगती है, क्या उगती है? मेज़, मक्का उगती है, वीट गेहूँ उगता है, चिकपी उसको कहते हैं, वाइट वाले छोले होते हैं ना, उनको कहते हैं, पल्सेस दाल को कहते हैं। तो वहाँ पर ट्रेडिशनली फूड क्या है? मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। और वहाँ पर बेवरेज का मतलब होता है पीने में क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पर क्या पीते हैं? जैसे लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, छाछ को बटर मिल्क भी कहते हैं, दूध मिल्क होता है, और टी, चाय। नेक्स्ट आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में क्या खाया जाता है? कर्नाटका में आपका कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, ये ज़्यादातर लोकल उगने वाली क्रॉप्स हैं। खाया क्या जाता है फूड आइटम? इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट की चटनी, रागी, मुंडे और पालिया, रसम, राइस, ये सब खाए जाते हैं। और ड्रिंक में क्या लिया जाता है वहाँ पर? ड्रिंक में लिया जाता है बटर मिल्क। बटर मिल्क का मतलब वही मट्ठा, छाछ, और कॉफ़ी, टी, ये सब वहाँ पर बेवरेज जो कि ड्रिंक में लिया जाता है। आगे चलेंगे, मणिपुर में क्या क्रॉप उगाई जाती है? राइस, बैम्बू, सोयाबीन, ये सब उगाया जाता है। और क्या वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम है? राइस, इरोम्बा चटनी कहती है, इरोम्बा एक तरह की चटनी होती है। उट्टी, ये येलो कलर के पीस यानी पीली मटर से और हरे ओनियन की सब्जी होती है। सिंजू और कंगसोई, ये वहाँ की ट्रेडिशनल फूड्स आइटम है। और वहाँ पर क्या पिया जाता है? ज़्यादातर वहाँ पर ब्लैक टी पी जाती है। और अदर स्टेट आप किसी के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे हम चलेंगे,
Why do we see diversity in the traditional food consumed in the various state of our country? हम कैसे ये विविधता देखते हैं ट्रेडिशनल फूड में, हमारे देश के ही अलग अलग स्टेट में मिलती है, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं, इसीलिए अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं। Analysis the data collected by you in table 3.2 are there food items that are common across many states? अब इस डेटा को एनालिसिस करें जो कि 3.2 में मिला है। क्या ये फूड आइटम कॉमन है दूसरे स्टेट से? कुछ कॉमन हो सकते हैं, जैसे राइस हुआ, वीट हुआ, कुछ कॉमन है लेकिन ज़्यादातर कॉमन नहीं है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम यू मे फाइंड इन द सम फूड आइटम आर कॉमन इन मैनी स्टेट वाइल सम आर रिटर्न ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अब इस तरह के फूड आइटम जो कि कॉमन है कुछ स्टेट्स में, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, ये कॉमन है, और कुछ जो कि पर्टिकुलर उसी स्टेट में खाए जाते हैं, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड लोकली ग्रो क्रॉप्स? क्या उसके बीच में रिलेशनशिप है जो कि ट्रेडिशनल फूड आइटम है, जो कि एक ही जगह पर परंपरागत तरीके से बनाया जाता है, और एक लोकल ग्रो क्रॉप्स में, यानी लोकली वहाँ पर जो उगती है उसमें क्या अंतर है, क्या उनमें डिफरेंस, क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, ये सब उसके अंदर आपको मेंशन करना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रो इन द स्टेट। अब ट्रेडिशनल आपको ये ऑब्जर्व मिलेगा, ऑब्जर्वेशन ये मिलेगी आपको, इससे ये पता चलेगा कि जो ट्रेडिशनल फूड होता है वो यूजुअली वो होता है जो लोकली उस स्टेट में उगाया जाता है, वो ज़्यादातर वही खाया जाता है ट्रेडिशनली वहाँ पर। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है। विथ डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेटिक टाइप, यहाँ पर अलग अलग तरह की सॉइल है, सॉइल मतलब धरती है, और अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, कभी ठंड है, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी बारिश। एंड वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट कंडीशन। अलग अलग तरह की क्रॉप्स का उगना अलग अलग रीजन पर, ये डिपेंड करता है अलग अलग तरह की सॉइल पर, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन पर। इन वेरियस रीजन ऑफ द इंडिया द चॉइस ऑफ फूड मे वेरी according to the cultivation of the food crops in the particular region, taste, प्रीफ्रेंस एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब अलग अलग तरह के इंडिया में जो फूड उगाए जाते हैं या अलग अलग तरह की जो खेती की जाती है, वो उनके कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स जो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर रीजन पर, जो कि वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका क्या टेस्ट प्रीफ्रेंस है, किस टेस्ट को प्रीफर करते हैं। कोई मीठा ज़्यादा पसंद करता है, कोई खट्टा मीठा मिक्स पसंद करता है, कोई नमक का ज़्यादा पसंद, इस तरह के कोई कल्चर क्या है वहाँ का, क्या ट्रेडिशन है, इस पर भी डिपेंड करता है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम? कैसे कुकिंग प्रैक्टिस चेंज हो गई है अब बदलते समय में। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट वेरी अक्रॉस स्टेट। अब आपने ये पढ़ा कि फूड हैबिट जो है हर स्टेट में अलग है। आवर फूड चॉइस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। हमारी जो फूड प्रैक्टिस है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग भी हो सकती है। हाँ, अलग ही है, तभी तो हमारी फूड खाने की अलग है तो बनाने की भी अलग होगी। हैव आवर फूड हैबिट एंड कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम? क्या हमारी फूड की हैबिट और कुकिंग की प्रैक्टिस जो भी है वो आज के टाइम में पहले टाइम से अलग हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि फैसिलिटीज़ एंड थोड़ा सा डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आ गए हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। लेट्स इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। अब इस तरह इनके इंटरेक्शन देखेंगे, कैसे जुड़े हुए हैं और क्या है, इनके बारे में फाइंड आउट करेंगे। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिस। अब प्रिपेयर करो एक लिस्ट या कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपको अपने बड़ों से या बड़े लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या फूड हैबिट थी, किस तरह से वो खाना बनाते थे, उनके बारे में आपको एक लिस्ट बनानी है। अब उसके आंसर आपको बड़ों से लेने हैं। कैसे लेने हैं? फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन। अब किस तरह के क्वेश्चन हैं, इसके तरह के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। हमें कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू
यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू? अब पहले आप कौन से तरह के फूड खाते आए हैं और अब नए क्या हैं? व्हाट आर द चेंजेस कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम? समय के साथ कुकिंग में क्या बदलाव आया है? व्हाट आर कॉजेज दीज चेंजेस? और इन चेंजेस के क्या कारण हैं? कंडक्टिंग इंटरव्यूज विद सम ऑफ एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। अब इस तरह से आपको कुछ बड़े लोगों के इंटरव्यू लेने हैं जिस तरह के ये क्वेश्चन बने हैं इसके बेस पर। जैसे कि पहले ट्रेडिशनली चूल्हे पर खाना बनता था, अब मॉडर्न टाइप की गैस आ गई है तो बनाने की तो प्रैक्टिस इसलिए अलग अलग हो गई है। और पहले सिलबट्टे पर ग्राइंड किया जाता था कोई भी मसाला वगैरह, अब इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गए हैं तो इसलिए भी प्रैक्टिस चेंज हो चुकी है खाना बनाने की भी, और वही टेस्ट भी चेंज हो चुका है। What are you finding from the interview you conducted? अब आपने इस इंटरव्यू में क्या मिला? कुकिंग प्रैक्टिस आल्सो कॉल्ड culinary प्रैक्टिस। जो कुकिंग प्रैक्टिस होती है, खाना बनाने का जो कला होती है उसे पाक कला कहते हैं। culinary प्रैक्टिस को हम कहते हैं पाक कला। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, समय के साथ बदल गई है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary प्रैक्टिस। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के अंतर पता चलते हैं जो कि ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से और मॉडर्न मतलब नए आधुनिक तरीके से जो पाक कलाएँ हो रही हैं। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग अ चूल्हा। पुराने समय में जितनी भी कुकिंग होती थी वो अभी आपको दिखाया है पीछे। पुराने समय में जितनी भी कुकिंग होती थी वो देखिए यहाँ पर है ना पीछे, ये रहा, ये दिख रहा है, ये चूल्हे पर होती थी, इसे चूल्हा कहते थे। कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा, इसे चूल्हा कहते थे। इस पर होती थी पुराने समय में जो, और अब जो है नाउ डेज जो कुकिंग होती है, मोस्टली कुकिंग होती है वो मॉडर्न इस पर गैस पर होती है, जो आप लोगों के घरों में भी होगी, कुछ लोगों के घरों में हो चूल्हा, किसी ने देखा हो, नो मैटर। अर्लियर मोस्ट ऑफ द ग्राइंडिंग वॉज डन इज मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा। और पुराने समय में जितनी भी कुकिंग होती थी उसमें जो भी मसाले यूज़ किए जाते थे वो सिलबट्टे पर ग्राइंड कर किए जाते थे। ये है पुराने ज़माने का ग्राइंडर, इसे स्टोन से बना हुआ होता था, इसे सिलबट्टा कहते थे। लेकिन आज दीज डेज वी यूज़ इलेक्ट्रिक ग्राइंडर फॉर इजी टू ग्राइंडिंग। आज के समय में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ये वाला यूज़ किया जाता है, मोस्टली घरों में होगा भी, ये यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर होता है और इससे आसानी से मसाले पिस जाते हैं, इससे मैनुअली मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वाई हैव दीज culinary प्रैक्टिस चेंज? फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। अब कुछ और भी तरीके होंगे कुकिंग करने के और ग्राइंड करने के। कुकिंग करने के हैं जैसे कि अब इलेक्ट्रिक भी आ चुका है, एंड और वाई हैव दीज culinary प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम? कैसे ये पाक कलाएँ चेंज हो चुकी हैं समय के हिसाब से? दीज चेंज मे बी ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब ये क्यों हो गए हैं चेंजेस? ये हो गए हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो डेवलपमेंट भी हुआ है, तो पाक कला में भी डिफरेंस आया, पाक कला में भी डेवलपमेंट हुआ है। इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है यहाँ से वहाँ जो चीज़ें जाती हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड बेटर कम्युनिकेशन बेस्ट हुआ है, यानी फ़ोन वगैरह की सुविधाएं हैं जिससे कि एक दूसरे से ये पता चलता है कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो उससे इंसान वही चीज़ें खरीदता है, तो इससे भी डेवलपमेंट हुआ है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड? फूड के क्या कंपोनेंट हैं? मधु एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। मधु और मिस्टी ने एक परंपरागत फूड फेस्टिवल को ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइज किया उनके स्कूल में। द थीम ऑफ फेस्टिवल इज़ ईट हेल्दी लिव हेल्दी। अब उस फेस्टिवल की जो थीम थी वो थी स्वस्थ खाओ स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन स्वस्थ आहार। फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल displaying different kinds of traditional dishes. Dr. Poshita, nutritional expert, explained the student that health is the ultimate wealth. फेस्टिवल का जो मेन जो अट्रैक्शन था कि अलग अलग तरह की उसमें डिशेस की डिस्प्ले लगाया गया था, स्टॉल लगाई गई थी। उसमें एक डॉक्टर पोशिता थी जो कि न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट थी। उन्होंने बच्चों को बताया कि हेल्थ ही संपूर्ण चीज़ है, सब कुछ है, वेल्थ है, हेल्थ ही हमारी पूंजी है। लेट्स अंडरस्टैंड
व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था डॉक्टर पोशिता ने जो कहा था। हैव यू एवर मिस्ड अ मील, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील, क्या तुमने कभी कोई एक टाइम का मील का मतलब होता है हम पूरे दिन में 3 बार खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को हम डिनर करते हैं, तो इनमें से आपने कोई भी एक टाइम का मील मिस किया है या 2 टाइम का मील मिस किया है। वी फील, तो आपको कैसा फील होता है जब आप एक भी मील को मिस करते हैं, तो कैसा फील होता है। वी फील टायर्ड, लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, हम जो है बहुत ज़्यादा थके थके महसूस करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी ताकत बहुत कम होती है, तो हम जब तक हम खाना नहीं खाते ना तब तक हमें बहुत कमज़ोरी सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी होती है। वाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस, आप ये समझते हैं कि मैराथन देखिए कभी किसी ने। मैराथन वो होती है जिसमें कि लोग एक ग्रुप में दौड़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, दौड़ते हैं, वो एक ग्रुपिंग रेस होती है। तो उसमें क्यों लोग ज़्यादातर ग्लूकोज की बोतल लेके पानी पीते रहते हैं या उसके बाद ग्लूकोज पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड द इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज जो है वो हमें तुरंत देने वाला एनर्जी तुरंत प्रोवाइड करता है, तुरंत देता है एनर्जी। ग्लूकोज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे पहला सोर्स होता है जो हमारी डाइट में, हमारे खाने में होना चाहिए, वो सबसे पहला प्राइमरी सोर्सेज है, सबसे पहला प्रथम पे आता है वो कार्बोहाइड्रेट। अब ये किससे मिलता है? सेरेल्स लाइक वीट, राइस, मेज, वेजिटेबल, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स में लाइक बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी किससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट हमें? हम कैसे खाएंगे कार्बोहाइड्रेट को? कार्बोहाइड्रेट को हम लेंगे वीट से, वीट मतलब गेहूं से, राइस चावल से, मेज़ मतलब मक्का से, और वेजिटेबल्स में भी ये मिलता है पोटैटो यानी आलू से, और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी से, एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, फ्रूट्स में भी मिलता है, बनाना में, पाइनएप्पल में, मैंगो में, और कुछ ये सब सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट के। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि जो नॉर्मल लाइफ में हम शुगर यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, वो भी एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। वाई डू यू थिंक वी प्रीफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स, क्यों प्रीफर किया जाता है सर्दियों के समय में, जैसे तुम्हारी दादी नानी बनाती होंगी कि लड्डू ही क्यों खाने हैं सर्दियों के समय में? क्योंकि बेसन और व्हीट फ्लोर, बेसन का आटा, बेसन या फिर आटा, ये और घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द लड्डूज अलॉन्ग विद द गोंद यानी एडेबल गम, nuts and seeds, ghee and various kind of oils are grouped under another kind of food component which is called fat। जैसे बेसन के लड्डू बनाओ या फिर आटे के लड्डू बनाओ, उसके अंदर कुछ नट्स भी डाले जाते हैं, गोंद वगैरह भी डाले जाते हैं, सीड्स भी डाले जाते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले मेन डाला जाता है घी। घी जो होता है वो दूसरा कंपोनेंट होता है फूड आइटम का, उसे कहते हैं फैट आइटम, वो फैट होता है। सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट और एनिमल। अब फैट जो मिलता है वो प्लांट से या एनिमल से मिलता है। प्लांट से जैसे कि सरसों के तेल से, सनफ्लावर के ऑयल से, या मूंगफली के ऑयल से, ये सब प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स से जैसे कि काऊ या बफेलो के मिल्क से जो बटर बनता है और उससे घी बनता है, उससे हमें ऑयल फैट मिलता है। नट्स सच एज ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड, ये सब सीड्स हैं। पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब सोर्सेज ऑफ फैट हैं। जैसे कि नट्स में है ग्राउंड नट होता है, वॉलनट होता है, काजू, अखरोट, कोकोनट होता है, गोला, एंड आलमंड, बादाम, ये सब सीड्स, और कुछ सीड्स भी होते हैं जैसे पम्पकिन सीड, खरबूजे के बीज, सनफ्लावर के सीड्स, ये सब सोर्सेज हैं फैट के। फैट एक सोर्स है ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया हुआ है ना, इसके अंदर ये सारे सोर्सेस ऑफ फैट्स दिखाए हुए हैं,
कुछ सोर्सेज ऑफ फैट्स जो कि प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं, सब के बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ है। Carbohydrate and fats provide us energy performing various activity. Therefore, they are called energy giving foods. कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी जो कि हम जिसकी वजह से हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं एनर्जी गिविंग फूड, जिसे एनर्जी देने वाले भोजन। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब इसी तरह से पहचानना है, कुछ ऐसे फूड आइटम के बारे में बताना है जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में बहुत अधिक मात्रा में मिलती हो। ठीक है, जैसे पोलर बियर है, एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पोलर बियर के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी फैट, स्किन के नीचे फैटी स्किन होती है। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्सेज। ये जो फैटी स्किन होती है ना, स्किन के बहुत ज़्यादा फैट होता है, ये उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। द सपोर्ट दैम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप इन एनेबलिंग दैम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। अब जैसे कि ये हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, 6 महीने तक सोते हैं, 6 महीने तक जगे रहते हैं। तो सर्दियों में जब ये लॉन्ग स्लीप के लिए 6 महीने के लिए सोने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तब इनको ये बिना खाए जीवित रखने के लिए ये इनकी जो स्किन है, जो कि बॉडी की जो कहते हैं ना फैट स्किन है, ये इनको प्रोवाइड करती है एनर्जी प्रोवाइड करती है। आगे हम पढ़ेंगे, प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन भी हमारी फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। मिल्क से बने जितने प्रोडक्ट होते हैं और दालें, ये अच्छे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। स्पोर्ट्स पर्सन नीड्स प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल्स। अब स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कि जो बैडमिंटन खेलें या फिर बैट बॉल क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी प्लेयर हो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है अपनी मसल्स को बनाने के लिए, क्योंकि सारा काम मसल्स का होता है। पीपल गेट्स प्रोटीन फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। लोगों को प्रोटीन जो है वो प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। कुछ एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स। कुछ बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जो हैं दालें और पीज, मटर, नट्स, ये बीन्स, ये सब प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में प्रोवाइड करते हैं। जैसे एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क। एनिमल के सोर्सेज हैं मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन सोर्सेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा है मिल्क, एग, पनीर और फिश, चिकन, ये सब मीट वगैरह, ये सब प्रोटीन गिविंग है। ये प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में फूड हेल्प करता है हमारे बॉडी को रिपेयर करने में और ग्रोथ करने में। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये हेल्प करता है रिपेयर करने में और ग्रोथ करने में बॉडी की। These are therefore called the body building food. इस वजह से ये कहलाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। आगे चलते हैं। The right amount of protein must be included in the growing children for their proper growth and development. Which of these food components are part of our daily life? जो राइट अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, राइट अमाउंट में फैट होना चाहिए, ये सब जो बढ़ते बच्चे हैं ना, उनकी जो डाइट होती है उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। ये सारे कंपोनेंट उसकी डेली लाइफ में, डेली जो डाइट होती है उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ है। अब वो ग्रोइंग है तो ग्रोथ के लिए सब चीज़ चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए। हैव यू एवर सीन मशरूम? दे ग्रो मोस्टली इन द डार्क एंड मोस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। क्या आपने कभी मशरूम देखे हैं? वो डार्क पे, अंधेरी जगह पर, मोस्ट मतलब थोड़ी नमी वाली जगह पर उगते हैं। जैसे ये है, ये मशरूम है,
ये मोस्ट जगह पर उगते हैं। क्या ये कभी देखे हैं? ये सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग of fruits, vegetable and other plant based food in our daily diets? क्यों ऐसा देखा गया कि एडवाइस दी जाती है, कि सलाह दी जाती है कि आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल अपनी डेली लाइफ में खाने ज़रूर हैं, डेली की डाइट में होने चाहिए। प्लांट से जुड़े हुए कोई भी लीफी वेजिटेबल वगैरह ये खाने चाहिए। क्यों कहे जाते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। अब दूसरे 2 केसेस पढ़ के अब हम आगे के फूड कंपोनेंट के बारे में जानते हैं कि वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। केस नंबर 1 है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, केस नंबर 1। फिर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, केस नंबर 2 के बारे में, ठीक है। इन अर्लियर टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग योगास सेलर्स ऑफन suffered from the bleeding and swelling gum। अब बहुत समय हो गया था, बहुत समय बीत गया था। जो सेलर होते हैं यानी जो नाविक वगैरह होते हैं, बहुत टाइम से दांतों से खून निकलना या गम्स में सूजन, इनसे परेशान थे। ड्यूरिंग द वोगास इन 1746 द स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड observed that sailor who consumed lemon and orange recovered from these symptoms. Bleeding and swelling gums are symptoms of a disease caused scurvy। अब एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था जेम्स लिंड। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि सेलर ने जब लेमन और ऑरेंज बहुत ज़्यादा मात्रा में खाए तो उनको ये बीमारी, जैसे ब्लीडिंग, दांतों से खून निकलना या फिर ब्लीडिंग गम्स का सूजना, ये सब कम हो गया था। और ये ब्लीडिंग या फिर स्वेलन ऑन गम्स, ये जो सिम्टम्स होते हैं किस बीमारी के होते हैं? ये होते हैं स्कर्वी बीमारी के। स्कर्वी बीमारी होती है, विटामिन सी की वजह से होती है। व्हाट डू यू इंटरप्ट बाय रीडिंग केस 1? व्हाट क्योर्स स्कर्वी? अब आपने केस 1 में जो इंटरप्ट पढ़ा, इसके अंदर क्या मतलब है, क्यों होती है स्कर्वी? क्या है स्कर्वी? लेमन और ऑरेंज हेल्प टू क्योरिंग स्कर्वी। लेमन और ऑरेंज ने की मदद से स्कर्वी को ख़त्म किया जा सकता है। स्कर्वी इज़ अ केस्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होने वाली एक दांतों में बीमारी है। प्रेजेंट इन अ सिट्रस फ्रूट लाइक ऑफ लेमन एंड ऑरेंज हेल्प इन क्योरिंग दिस डिजीज़। आज के समय में विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि लेमन खट्टे फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जिसे लेमन और ऑरेंज कह सकते हैं। इनकी हेल्प की वजह से ही ये बीमारी से बचा जा सकता है। केस नंबर 2 क्या है? इन 1960 इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट द अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालय रीजन एंड द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रिवलेंट। अब 1960 में इंडियन साइंटिस्ट और दूसरों ने उसके साथियों ने ये पता लगाया कि ज़्यादातर इंडियन की पॉपुलेशन में हिमालय की तरफ या नॉर्थ प्लेन की तरफ जो इंडियन लोग हैं उनमें एक बीमारी होती है, उनके गले में गला सूज जाता है। एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट ऑफ कॉमन साल्ट विद आयोडीन फॉर द प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट की मदद के हिसाब से उन्होंने एक अभियान चलाया कि कॉमन साल्ट ना यूज़ करके आयोडीन युक्त साल्ट यूज़ करना है। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ विजिबल रिड्यूस द अबव सिम्टम्स। अब जब आयोडाइज्ड सॉल्ट खाया गया तो इस तरह के जो सिम्टम्स थे कि गला सूज गया, गले में फूल गया है, वो सिम्टम्स कम हो गए। दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल ऑफ दिस region, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply.
swelling at the front of the neck is the symptom of disease called the goiter। जो सिम्टम्स थे वो आयोडीन की कमी की वजह से, जो कि ज़मीन में आयोडीन की कमी है या पानी में आयोडीन की कमी है, उसकी वजह से फूड आइटम में जितना भी वो फूड आइटम ले रहे थे उसके अंदर आयोडीन की कमी थी, जिसकी वजह से उनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स आ गए थे कि गला आगे से सूज गया था। जब आयोडीन की कमी पूरी हुई तो ये सिम्टम्स कम हो गए या मोस्टली ख़त्म भी हो गए। जब ये सिम्टम्स होते हैं कि आगे की तरफ से गला सूज जाता है तो इस बीमारी को कहते हैं गोइटर, घेंगा रोग। What do you inform from case 2? केस 2 से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? You have learned about the iodized salt through newspaper advertisement or by reading about in on a salt packet. What does it means? आप लोगों ने देखा होगा आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन से भरा, आयोडीन युक्त नमक, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा होगा, या फिर कुछ भी रीडिंग वगैरह किसी भी जगह पर नमक के पैकेट पर भी लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्स विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। कि आयोडाइज सॉल्ट का मतलब होता है कि इस नमक के अंदर जितनी आयोडीन की मात्रा चाहिए उतनी इसके अंदर मिलाई हुई है। सॉल्ट फार्मिंग in a traditional practice of tribal community named as Agariyas. They practice salt farming in a little run of Kutch and other parts of Gujarat. For 8 months, they live in extreme heat and desert and work very hard to get salt from sea water। साल्ट की फार्मिंग, साल्ट की जो खेती होती है वो ट्रेडिशनल तरीके से एक अगारिया तरह की कम्युनिटी है वो करते हैं। ये साल्ट फार्मिंग करते हैं। ये एक छोटा सा कच्छ का क्षेत्र होता है, वहाँ पर समुद्र के किनारे गुजरात में है, वहाँ पर ये खेती करते हैं। 8 महीने तक ये एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, रेत डेजर्ट में रहते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड सी वाटर से ये इस सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, तब जाके ये बनता है। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस डिजीज़? किस तरह से आप दूसरे और फूड कंपोनेंट के बारे में जानेंगे और फिर कैसे वो हमारी दूसरी बीमारियों से फूड कंपोनेंट हमारी बॉडी की रक्षा करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। लेट्स कंडक्टेड अ सर्वे। अब एक सर्वे करेंगे। स्टडी अ चार्ट गिवन इन अ 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शन एंड सर्व्स ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स। स्टडी करेंगे एक चार्ट को, 3.5 फिगर्स में दिया हुआ है नीचे, उसमें फंक्शंस दिए हुए हैं और सोर्सेज दिए हुए हैं अलग अलग फूड कंपोनेंट के। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसके अंदर अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेज हैं। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि इनकी कमी से क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या बीमारियां होती हैं, इन कंपोनेंट की कमी से क्या क्या बीमारियां आती हैं, इन सब के बारे में भी बताया गया है। विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल्स एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल सो दीज सिम्टम्स लिस्टेड ऑन अ चार्ट। या इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कैन बी एज टेकन बाय द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। अब ये अपने पड़ोस में जाना है या फिर लोगों से मिल के पता लगाना है कि इन बीमारियों से, इन सिम्टम्स से कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि जूझ रहा है या किसी को ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो उसका आप चार्ट बना सकते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि टीचर की गाइडलाइन में हो, इस तरह का प्रोजेक्ट भी बना लें। कोरिलेट दीज सिम्टम्स विद देयर डाइट्स एंड आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी डिजीज एस और डिसऑर्डर्स एस। अब कोरिलेट करना है, ये सिम्टम्स मिलाने हैं, उनकी डाइट को मिलाना है और आइडेंटिफाई करना है कि क्या डिजीज़ हुई है या किसकी वजह से, किस कमी की वजह से हो रही है। सजेस्ट करना है पॉसिबल कॉज केसेस फॉर द सिम्टम्स, अदर्स ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन देयर डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। सजेस्ट करना है क्या इनके कारणों को क्या पॉसिबल हो सकते हैं, क्या इन सिम्टम्स को कम करने के क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या डाइट में दें, क्या इम्प्रूवमेंट करें, ये सब चीज़ें आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस। और ज़्यादा सजेशन के लिए आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं आगे की एडवाइस के लिए। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन ए
सबसे पहले दिया हुआ है फूड कंपोनेंट, यानी विटामिन मिनरल। क्या फूड कंपोनेंट हैं क्या, और उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या सम फंक्शंस हैं, सम सोर्सेज हैं, किस सोर्स से वो मिलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, इसकी कमी से क्या होता है, और क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बारे में इसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से क्या, विटामिन ए क्या फंक्शन करता है, ये कीप आवर आइज एंड स्किन हेल्दी, ये हमारी आँखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है, नंबर इसका फिर ये क्या किस सोर्स से मिलता है, ये हमें पपाया से, पपीते से, कैरेट से, मैंगो से, मिल्क से, इनसे मिलता है। इसकी कमी से होने वाली क्या बीमारी है, क्या क्या होती है इसकी, अगर विटामिन ए ना हो तो इसकी कमी से क्या बीमारी होती है, इससे आँखों की रोशनी कम हो जाती है, यानी दिखाई कम देता है, रोशनी कम नहीं होती, दिखाई नहीं देता है। लूज ऑफ विज़न, आँखों की रोशनी चली जाती है। पुअर विज़न, सबसे पहले तो पुअर विज़न, विज़न में कमी आ जाती है, देखने में कमी। लूज ऑफ विजन, विज़न ख़त्म। इन डार्कनेस, अंधेरे में, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी कहते हैं इसको, अंधेरे में देखने की बीमारी ख़त्म, अंधेरे में देखना बंद हो जाता है अंधेरे में। सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कभी कभी जो होता है ज़्यादा अगर बढ़ जाए ना, विटामिन ए की कमी ज़्यादा हो जाए तो इससे पूरी तरह से अंधा भी हो जाता है इंसान। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन B1 कीप हार्ट्स हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इसका काम क्या है, विटामिन ए का क्या फंक्शन करता है, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को करने में हेल्प करता है। ये किस में मिलता है ज़्यादातर, लेग्यूमिन, नट्स, पूरे ग्रेन्स में, सीड्स में, मिल्क प्रोडक्ट में। और इसकी वजह से होने वाली बीमारी जो है उसका नाम है बेरी। इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं, बेरी में सिम्टम्स क्या आते हैं, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, टिंगलिंग और बर्निंग, जलन होती है, और सेंसेशन होती है इन फीट्स एंड हेड में, हाथों में, पैरों के तलवों में जो सेंसेशन होती है ना, जैसे कि झंझनाहट सी होती है, वो होती है। ट्रबल इन ब्रीथिंग, सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। आगे आती है आपकी विटामिन सी। विटामिन सी के फंक्शंस क्या हैं, हेल्प टू बॉडी फाइट डिजीज़, हेल्प बॉडी टू फाइट डिजीज़, बॉडी की हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने में। और ये इसके सोर्सेज क्या हैं, किस किस में मिलते हैं, आंवला में, गुआवा में, ग्रीन चिली में, ऑरेंज में, लेमन में। इसकी वजह से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, स्कर्वी। और ये इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या कारण दिखाई देते हैं कि स्कर्वी हुआ है, उसके लिए ब्लीडिंग गम्स में खून आना, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड, जख्म का धीरे धीरे भरना, ये भी इसके ही कारण नज़र आते हैं। आगे चलेंगे, आगे आता है विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी के क्या फंक्शन करता है विटामिन डी, इसके बारे में है कि हेल्प्स बॉडी अब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। कहते हैं ना विटामिन डी दूध में बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हारा ज़्यादा विटामिन डी लो, विटामिन डी सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा होता है, इससे स्किन भी अच्छी होती है, बोन्स भी मजबूत होती हैं। तो विटामिन डी बॉडी को कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में काम करता है, बोन्स को हेल्दी बनाता है, टीथ को भी हेल्दी बनाता है। और ये ज़्यादातर किस में मिलता है, ये मिलता है सनलाइट में, मिल्क में, बटर में, फिश में, एग में। इसकी वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है, रिकेट्स। और इससे इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, जल्दी जल्दी टूट जाती हैं और बहुत आसानी से मुड़ जाती हैं। आगे आती है आपका कैल्शियम जो बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कीप्स द बोन्स एंड टीथ हेल्दी, ये बोन्स को ये भी हेल्दी रखता है और दांतों को भी मजबूत रखता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोया मिल्क, दही, चीज़, पनीर, मिल्क, ये सब ज़रूरी है। इससे बोन्स और टूथ क्या बीमारी होती है, बोन्स और टूथ की डिकेइंग कमी हो जाती है, बोन्स की, दांत बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, ये इससे बीमारी होती हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं, वीक बोन, टूथ डिकेइंग, दांतों की जो कमी है, दांतों की जो बीमारियां हैं वो सब इसी से होती हैं। बोन्स, कमज़ोर हड्डी होती हैं, इसी की वजह से होती हैं। आगे आते हैं, आयोडीन हेल्प टू परफॉर्म फिजिकल एंड
मेंटल एक्टिविटीज़। अब ये परफॉर्म, आयोडीन का काम होता है, क्या फंक्शन करने में काम करता है, ये हेल्प करता है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़। जितनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आयोडीन की वजह से होती हैं। कहाँ मिलता है आयोडीन, ये सीविड में, जितने भी समुद्र की चीज़ें हैं उनमें मिलता है। वाटर कैश्यूनट में, सिंगाड़ा वगैरह, वाटर कैश्यूनट सिंगाड़े को कहते हैं। आयोडाइज नमक में, इन सब में मिलता है, ठीक है। और इसकी वजह से होने वाली बीमारी जो है वो है गोइटर, गोइटर घेंगा रोग, अभी बताया था। आगे क्या इसके क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या हैं, क्या कारण नज़र आते हैं इसमें। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, गर्दन आगे से सूज जाती है, अभी बताया था ना पीछे, वही चीज़ है। आगे आती है आयरन, आयरन होती है ना, आयरन लोहा नहीं है यहाँ पर, ये आयरन है जो ब्लड में खून की कमी हो जाती है। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड। और ये किससे मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, हरे पत्तेदार सब्जी से, बीट रूट से, जिसे बोलते हैं ना वो, अरे बीट रूट होती तो है, याद नहीं आ रहा, पोमेग्रेनेट, अनार से। और इससे होने वाली बीमारी जो होती है वो एनीमिया होती है। आगे इससे जो सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस, कमज़ोरी, सबसे ज़्यादा होती है कमज़ोरी, शॉर्टनेस और ब्रीथ, शॉर्टनेस, ब्रीथ में, सांसों में धीरे धीरे सांस आती है, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने लग जाता है, इससे बीमारी होती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, फ्रॉम फिगर 3.5 यू हैव लर्न दैट विटामिन A, B, C, B1, C and D एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। अभी आपने पढ़ा विटामिन A, B1, C एंड विटामिन D, इन सब के बारे में पढ़ा, विटामिन के बारे में, और मिनरल्स के बारे में पढ़ा, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सारे मिनरल्स होते हैं। एंड आर टू ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट, ये फूड कंपोनेंट के दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं, विटामिन में और मिनरल्स में, दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, ये हमारी बॉडीज़ को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाते हैं। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर्स, कैसे हम इनकी कमी से होने वाली बीमारियों से और उनसे बच सकते हैं, इसके बारे में है। फूड कंपोनेंट that provide energy, support growth, help repair and protect our body from disease and maintain various body functions are called nutrients। वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करे, ग्रोथ प्रोवाइड करे, हेल्प करे, रिपेयर मतलब जो टूट फूट हो गई उसको हेल्प करे, उसमें प्रोटेक्ट करे हमारी बॉडीज़ को बीमारी से, मेंटेन रखे हमारी बॉडीज़ को, अलग अलग तरह के फंक्शंस करे, उस सब को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। अब ये जो पीछे हमने पढ़े हैं, ये मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब डेफिशिएंसी, इनकी वजह से बीमारी, डिजीज़ होती हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जैसे कि इसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट करते हैं आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं और हमें हेल्दी बना के रखते हैं। यू प्रिवेंट मे हैव एडवाइज्ड यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन रेगुलरली। दीज फूड आइटम आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तुम इसीलिए सब ये एडवाइस करते हैं कि आपको मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट या पूरे अनाज, ये सब रेगुलर अपने फूड आइटम में लेना है क्योंकि विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर मात्रा में मिल सके। ये ऑल दो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अगर हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में भी विटामिन और मिनरल्स पहुँचते रहते हैं तो ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं। What difference do you observe in a raw and cooked vegetable? क्या अंतर होता है कच्चा फूड खाने में और पका हुआ खाने में? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color? कभी कभी देखा होगा वेजिटेबल अपने कलर बहुत ब्राइट कलर में होते हैं और become softer and less crisp
व्हेन कुक्ड, कभी कभी जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके कलर बहुत लाइट हो जाते हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं जब वो बन जाते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू द हाई हीट। अब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी होते हैं या दूसरे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब उन्हें हाई हीट पर पकाया जाता है तो वो अपने सारे न्यूट्रिशन वैल्यू खो देते हैं। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड द फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू अवर डाइट। अब ये एक अक्लमंदाई है, ये वाइजनेस है, समझदारी है कि हम अपने फूड, अपने डेली के खाने में फ्रूट और वेजिटेबल्स को, अनकुक वेजिटेबल्स को शामिल करें, बिल्कुल करें। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धोना या उनको छीलना, ज़्यादातर उनके कुछ विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। However, it is highly recommended that all fruits and vegetable be thoroughly washed before consumption। अब इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि किसी भी वेजिटेबल और फ्रूट्स को काटने से पहले, छीलने से पहले ही धोना चाहिए, क्योंकि उनके न्यूट्रिशंस वैल्यू निकल जाती है काटने के बाद धोने से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। अब ये रेशो में फुल होते हैं, ये खाने में जो रेशे चाहिए होते हैं ना उसमें फुल होते हैं। लेट्स सी हाउ द डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। कैसे जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, जो आहार में जो रेशे उपलब्ध होने चाहिए, वो कैसे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ज़्यादातर ज़रूरी होती है हमारे न्यूट्रिशन में ये डाइटरी फाइबर्स और वाटर को जोड़ना, रेशो को और इन सबको जोड़ना। क्या कहते हैं इन्हें? डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनको रफेज कहते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये जो है बिना रफेज के कोई भी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल। रफेज in our food is provided mainly by suitable plant products। जो रफेज होते हैं ये बहुत असेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर। ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, जो इतना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको, बॉडी को बाहर निकालने में, स्टूल को बहुत स्मूथ कर देते हैं। रफेज ज़्यादातर मेनली जो प्लांट से ही मिलते हैं, ज़्यादातर प्लांट से मिलते हैं, जैसे खीरा हुआ और कच्ची मूली हुई, ये सब रफेज के रूप में ही खाई जाती है। और आपके ऑरेंज हुआ, ये लीफी, ये फ्रूट्स होते हैं, ये सब रफेज के रूप में ही खाए जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। अब जैसे कि हरे पत्तेदार वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, अब फ्रेश फ्रूट्स में तो कोई भी फ्रूट्स आ सकते हैं, पूरे ग्रेन्स, कोई भी ग्रेन्स हो, पल्सेस हो, ये नट्स हो, ये अच्छे सोर्सेज हैं, होते हैं रफेज के। Eating food that is locally grow and plants based to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet। अच्छा खाना, ये लोकली जो प्लांट्स जो उगाए जाते हैं, ये पॉसिबल है ना कि हमारी हेल्थ के लिए, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वाटर इज़ ऑल्सो एन असेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट। पानी भी हमारी जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा पार्ट है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्वेट एंड यूरिन। वाटर असेंशियल है हमारी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा। ये हेल्प करता है हमारे न्यूट्रिशंस को, जितने भी होते हैं फूड के अंदर, उनको एब्जॉर्ब करने में, ये वेस्ट को रिमूव करने में, जितना भी वेस्ट होता है, अब वेस्ट के रूप में, चाहे वो यूरिन में निकले या पसीने में, स्वेट में निकले। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। हमें प्रॉपर मात्रा में पानी पीना चाहिए, जितना कि एक दिन में 8 गिलास या 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। अब नॉन एंड साइंटिस्ट क्या हैं? क्लोथर गोपालन एक
इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च हैं इंडिया में। ही एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये एक न्यूट्रिशन रिसर्चर हैं, इन्होंने एनालाइज किया 500 इंडियन के फूड आइटम पर जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू रिकमेंडेड की इनके अंदर कि कितनी डाइट है, कितने अप्रोप्रिएट वैल्यू है इंडियन कॉन्टेक्ट में। ही लीड सर्वे ऑन द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। इन्होंने इंडियन पॉपुलेशन के न्यूट्रिशन वैल्यू पर एक सर्वे किया। आइडेंटिफाई द वाइड स्पेयर्ड डेफिशिएंसी इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट। इन्होंने इसके अंदर देखा क्या क्या डेफिशिएंसी है, क्या कमी आई प्रोटीन की, क्या एनर्जी की या दूसरे कंपोनेंट की। दिस लीड टू द इम्प्लीमेंटेशन of the midday meal program in 2002 now a PM पोषण इनिशिएटिव। इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया मिड डे मील में, जो कि अब स्कूलों में भी मिलता है। 2002 में जो अब बदल गया है PM पोषण आहार में इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द बैलेंस फूड इन अ गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ आवर कंट्री। ये गवर्नमेंट से चलने वाले स्कूल और गवर्नमेंट से जुड़े हुए स्कूलों से जो भी हमारे स्कूल हमारे देश में चल रहे हैं स्कूल, उनके अंदर दिया जाता है। दिस स्कीम हैज़ प्ले अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। ये स्कीम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जो बच्चों की जो बच्चों की हेल्थ है स्कूल में, जो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है और पूरे नेशन में। ठीक है, अब ये पार्ट 1 था। टिल देन बाय, नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे नेक्स्ट फॉलो करेंगे। थैंक यू।